एमएससी फिजिक्स प्रीवियस क्लास की पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट स्टेज में जितने भी अपन एमएससी फिजिक्स का जो सिलेबस होता है उसकी यूनिट के अनुसार अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की अपनी पहली यूनिट है स्टेट्स, एम्पलीट्यूड एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स एक जस्ट मैथमेटिक्स है। ठीक है, जस्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर अपन काफी सारे सिस्टम को अपन पढ़ते हैं कि सिस्टम स्टैटिक है कि डायनेमिक्स है। ठीक है, स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिस्टम जो है रेस्ट में रहता है। सिस्टम किस में रहता है? रेस्ट में। ठीक है, और डायनेमिक के अंदर सिस्टम मोशन में रहता है। ठीक है, ये हो गया अपना सिस्टम मैकेनिक्स के। ठीक है, अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। एक क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, स्टैटिक होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स होती है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम। ठीक है, इनके मैक्रोस्कोपिक नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम के अंदर अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए मैक्रोस्कोपिक होता क्या है ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम। ठीक है, अब देखिए नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है v इज लेस देन c, मतलब सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होती है। ठीक है, v इज लेस देन c। ठीक है, और एडवांस क्वांटम जो कि अपने एमएससी फाइनल में आती है, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिलेटिविस्टिक सिस्टम। ठीक है, एडवांस क्वांटम में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिलेटिविस्टिक सिस्टम को अपन यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होते क्या है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को समझिए, एकदम पूरा मैथमेटिक्स है, एकदम कैलकुलेशन की तरह, फुल कैलकुलेशन है। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो अपना क्वांटम मैकेनिक्स से स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, अब देखिए मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, अब देखिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ऐसा सिस्टम मतलब जिसकी साइज, ठीक है, सिस्टम की साइज मैक्रोस्कोपिक और ये होगा मैक्रोस्कोपिक के अंदर ग्रेटर देन डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, मतलब सिस्टम की जो साइज है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से ज्यादा बड़ी होती है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर, और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर सिस्टम की जो साइज होती है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से छोटी होती है। ठीक है, ये फर्क होता है। तो अपन क्वांटम मैकेनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, नॉन इलेक्ट्रिस्टिक सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, तो कॉपी पेन निकालिए और हमें नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपन जानेंगे क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट, क्वांटम स्टेट क्या होती है? ठीक है, क्वांटम स्टेट लिखिए पहले। क्वांटम स्टेट इज ए लीनियर वेक्टर स्पेस। क्वांटम स्टेट is a linear vector। ठीक है, ये क्वांटम स्टेट क्या होता है? एक लीनियर वेक्टर की तरह होता है। ठीक है, लीनियर वेक्टर का कॉम्बिनेशन अब हम इसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब देखिए इसके आगे लीनियर वेक्टर स्पेस। ठीक है, क्वांटम स्टेट इज ए लीनियर वेक्टर। इन लीनियर वेक्टर स्पेस in linear vector space which tells us all information about quantum mechanical system। क्वांटम स्टेट एक लीनियर वेक्टर है। इन लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की इंफॉर्मेशन अपने को देता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्वांटम स्टेट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। It can represent by psi। ठीक है, साई से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम स्टेट को। ठीक है, साई से करते हैं, फाई से करते हैं। ठीक है, अब देखिए इट कैन बी, ये वेव फंक्शन भी हो सकता है। इट कैन बी वेव फंक्शन, मैट्रिक्स और क्वांटम नंबर, etc। ठीक है, क्वांटम स्टेट एक कुछ नहीं है, एक लीनियर वेक्टर होता है। इन लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की इंफॉर्मेशन अपने को देता है। इसको अपन साइन से डिनोट करते हैं, और ये एक वेव फंक्शन भी हो सकता है, मैट्रिक्स भी हो सकता है, और क्वांटम नंबर भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इसके कुछ नोटेशन, डिराक ने कुछ नोटेशन दिए। ठीक, हैशटैग लगा दी डिराक नोटेशन। डिराक gave some notation to represent quantum state। To represent quantum state। To represent quantum state। ठीक है, अब देखिए डिराक ने नोटेशन दी। ठीक है, देखिए ये पहला नोटेशन। ठीक है, ठीक है, इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं? कैट वेक्टर। कैट वेक्टर। ठीक, इस नोटेशन को हम बोलते हैं कैट वेक्टर। ठीक है, या कॉलम वेक्टर।
कैट वेक्टर को भी अपन कॉलम वेक्टर, इसके अंदर कॉलम है, कॉलम वेक्टर, ठीक है। अब देखिए सेकंड नोटेशन होता है ये, इसको बोलते हैं अपन ग्राफ वेक्टर, ग्राफ वेक्टर, ठीक है। इसको अपन रो वेक्टर, ग्राफ वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, रो वेक्टर, ठीक है। कैट वेक्टर तीन नोटेशन दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कैट, अधिकतर नोटेशन इसी स्टेट के अंदर आता है। कैट वेक्टर, इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफ वेक्टर और रो वेक्टर भी बोलते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो रो में होते हैं, इसके अंदर कॉलम में होते हैं, ठीक है। देखिए ये होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप लिखिए स्टॉप करके। इसके बाद देखो एक नोट डाल के लिखिए, there exists a graph vector corresponding to every factor vector, corresponding to every cat vector, ठीक है। कि एक हर एक कैट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक ब्रा वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये कोई कैट वेक्टर है, ठीक है। इसके ऊपर अपन डेगर, इसका यदि अपन डेगर करेंगे तो ये ब्रा वेक्टर में बदल जाता है। इसके ऊपर यदि डेगर होता है ये किस में बदल जाता है, ब्रा वेक्टर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये ए साई है, ठीक है, और ये इसका अपन डेगर करते हैं, ठीक है। डेगर का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये हो गया ब्रा वेक्टर और एक का हो जाता है ए स्टार, ठीक है। इसका एक कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। अब कॉन्जुगेट किन किन एलिमेंट्स का होता है, ठीक है। ये देखते हैं अपन कि जो अपन डेगर लगाया ये डेगर क्या होता है, ठीक है। कैसे अपन सिस्टम को कंजुगेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए डेगर, डेगर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट, ठीक है। अब देखिए ये साई है, ठीक है, साई, इसका अपन डेगर करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटम स्टेट है ये मान लीजिए है ए ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। तो इस स्टेट का डेगर कर रहे हैं हम, ठीक है। कैट वेक्टर में इधर ये है, इसका डेगर करेगा हम, ठीक है। तो इसका डेगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। मतलब जो इमेजिनरी एलिमेंट्स होते हैं आयोटा, आयोटा को डेगर जब किसी भी का भी डेगर करेंगे तो जो इमेजिनरी एलिमेंट्स होते हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स,
ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, इसका टेलर किया तो ये बदल जाएगा ब्रा वेक्टर, ठीक है। ये इसको ऐसे ये जाएगा ब्रा वेक्टर, ऐसे बदल जाएंगे। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। और मान लीजिए कोई रियल एलिमेंट होता है तो उसका अपन कॉन्जुगेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 5 है तो इसका हम यदि अपन कॉन्जुगेट करेंगे तो 5 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि ये 5 आयोटा है तो ये हो जाएगा -5 आयोटा, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल अपन मैट्रिक्स में लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई अपने पास कैट वेक्टर है और इसके अंदर अपने पास में एलिमेंट है ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। कैट वेक्टर है, ठीक है। कैट वेक्टर को अपन कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, जिसके अंदर कॉलम में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसका अपन लेबल करेंगे, ये इसका अपन लेबल किया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये लेबल किया, ठीक है। अब देखिए ये रियल एलिमेंट्स यदि हैं तो इसका कॉन्जुगेट वो क्यों रहेंगे, और यदि ये इमेजिनरी है तो आयोटा को माइनस आयोटा रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अपन देखिए इसका लेबल करते हैं, क्या आ जाएगा साई, ये कैट वेक्टर किसमें बदल जाएगा ब्रा वेक्टर में, ठीक है। और ये देखिए कि जो ब्रा वेक्टर किसमें आता है रो वेक्टर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अब देखिए इनके ऊपर हम लगा देते हैं स्टार, ठीक है। इसके ऊपर लगा देते हैं स्टार की। मान लीजिए कि ये रियल एलिमेंट है तो ये की रह जाएंगे और यदि इमेजिनरी होंगे तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। और उसको अपन ने रो में बदल दिया, ठीक है। तो कैट वेक्टर का यदि अपन लेबल करेंगे, कॉलम वेक्टर का यदि अपन लेबल करेंगे तो वो रो वेक्टर में बदल जाता है, ये रो में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए स्केलर प्रोडक्ट, आप लिखते ही चलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड साई डिफाइन एज साई साई, ठीक है। ये ऐसे डिफाइन होता है यदि स्केलर प्रोडक्ट अपन निकालते हैं तो, ठीक है। अब देखिए इस साई साई को हम कैसे लिखते हैं साई साई, ठीक है। ये हो गया साई स्टार, ये हो गया साई। अब देखिए ये साई साई को हम कैसे लिखेंगे कि ब्रा वेक्टर बदलते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उसका अपन कंजुगेट निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यदि रियल होगा तो रियल में आ जाएगा, यदि आयोटा होगा तो माइनस आयोटा से रिप्लेस करके हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार उधर आ रहा है और उसका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो ये अपन यहाँ पे आ जाता है डिटो, ये टो है, ठीक है, डिटो, ठीक है। डिटो के अंदर क्या आता है ऑल स्पेस, ठीक है। अब देखिए ऑल स्पेस क्या होता है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे आगे भी अब देखते रहिए, ठीक, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। किसी भी कोई भी अपने पास क्वांटम स्टेट के अंदर कोई भी अपने पास में वेव फंक्शन होगा तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। यदि वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो अपने को सबसे पहले उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए और उसके बाद में अपने को जो भी आगे काम करना होता है वो करना चाहिए, ठीक है। जैसे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो या किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर उसको ऑपरेट कराना हो तो उसको अपन पहले नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है साई स्टार साई बीटो इज इक्वल टू 1 ऑल स्पेस, ठीक है। अब देखिए ऑल स्पेस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए यदि आपके पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये डिटो ऑल स्पेस क्या होता है साई स्टार साई dx dy dz इज इक्वल टू 1, ठीक है। dx dy dz मान लीजिए यदि आपके पास में
कोई स्फेरिकल सिस्टम है तो अपन इसको डी टॉप को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मान लीजिए यदि कोई सिलेंड्रिकल सिस्टम है तो अपन क्या लिखेंगे, साई स्टार साई एस डी फाइव डी जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, ये हम मैथमेटिक्स आगे आगे आपको धीरे धीरे सब समझ में आता है। ठीक है, फिलहाल इसका मतलब पता है कि पूरा डेरिवेटिव, पूरा इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब ऑल स्पेस के अंदर इंटीग्रेशन, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1। ठीक है, इसके अंदर कुछ कांस्टेंट आएंगे, उनकी अपन वैल्यू निकालेंगे, इसके बारे में भी आपको अभी पता लग जाएगा। देखिए इसका मतलब देखिए इट मीन्स probability of finding the particle in all space. It means probability of finding the particle in all space is equal to 1 is unity लिख दो चाहे इज इक्वल टू 1 लिख दो। ठीक है, इट मींस इसका मतलब क्या है कि ऑल स्पेस के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए ये कोई कैरेक्टर है मेरे पास में, ये ए, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। ठीक है, अब देखिए ये कैरेक्टर है, ये अपने पास में कॉलम वेक्टर है, इसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी है। ठीक है, अब इसको अपन ब्रा वेक्टर में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार ये हो जाएगा बी स्टार, ये हो जाएगा सी स्टार। ठीक है, ये होगा। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट दोनों का हम करेंगे इज इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकालेंगे ए की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो साई स्टार साई, यदि मैट्रिक्स फॉर्म में है ऐसे लिखिए। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए पहले धीरे लिखेंगे ए स्टार ए बी सी, ए स्टार ए स्टार ए स्टार। ठीक है, और ये हो गया कैट वेक्टर वाला ए बी और ये सी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये सब ए बी और सी ये रियल एलिमेंट्स है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यदि ए ई की पावर आयोटा एक्स होता तो ए स्टार क्या हो जाता, ई की पावर माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, लेकिन यदि ए रियल एलिमेंट्स 1 है तो ए स्टार भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये रियल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये ए स्टार ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। अब ये साई स्टार साई इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या होगा, इक्वल टू 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन आपस में इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ए स्टार ए है तो इसलिए क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। और ऐसे ही करेंगे कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ए स्टार था ए के साथ, बी स्टार था बी के साथ, सी स्टार था सी के साथ। तो ए स्टार ए का अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, यहाँ आ गया बी स्क्वायर, यहाँ आ गया सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का अपन ए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट। ठीक है, तो अपने पास में मोड ए की क्या वैल्यू आई, ए बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ठीक है। ऐसे अपन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अपन निकालेंगे वेव फंक्शन के से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। अभी देखिए मैं भी थोड़ा फ्रेशर हूँ तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप 2-4 दिन वेट कीजिए, एकदम फिर सही से लेक्चर आपको समझ में आएंगे। हालांकि समझ में तो आपको अभी भी आ रहा होगा, तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में जो अपन ने कैरेक्टर वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स लिए थे ए ब्रैकेट में ए बी सी थे। ठीक है, तो ए की वैल्यू अपने पास में आ गई थी ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या था ऐसे ए बी सी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज करने के बाद में ए की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे एक बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी, और ये हो गया ऐसे। ये इसको अपन ऐसे नॉर्मलाइज करके लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये चले ए बी सी मान की कर रहे थे अपन, अब मान लीजिए कोई रियल एलिमेंट्स ले लेते हैं अपन। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई स्टेट है, तो इसके अंदर हमारे पास में एक एक और ये जीरो। ठीक है, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कैट वेक्टर है। इसके बाद में मान लीजिए कि अपने को नॉर्मलाइज चेक करना है कि नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, जो इसको अंदर अपन कांस्टेंट मान लीजिए इधर a मल्टीप्लाई में। ठीक है, भाई यदि a की वैल्यू यदि 1 आ गई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड है ऑलरेडी। और यदि a की वैल्यू 1 नहीं आई तो a की जगह अपन वो वैल्यू रख देंगे, उसके बाद में ये स्टेट नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये कैट वेक्टर है, इसको अपन बदलेंगे साई ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्टार एक एक जीरो। ठीक है, अब देखिए अब नॉर्मलाइज कंडीशन लगाएंगे, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगी साई साई, इसके बाद प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ए स्टार एक एक जीरो ए एक एक जीरो 1 0। ठीक है, तो ये अपन क्या आ जाएगा ए का इज इक्वल टू 1, यदि ए और ए तो ये हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मोड ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बटा 2। तो ये मोड ए अपने पास में क्या आ गया 1 बटा रूट 2। तो मोड ए की अपने पास में क्या वैल्यू आई 1 बटा रूट 2, मतलब ये नॉर्मलाइज्ड नहीं था। ठीक है, तो ये 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 आया, तो 1 बटा रूट 2 को अपन इससे मल्टीप्लाई, इसकी जगह मतलब यदि ये ऐसे लिखा होता 1 1 0 तो ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है, ऐसे इसको अपन नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हमें अपन इतना ही रखते हैं। इसके बाद में अपन करेंगे वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, कुछ अपने पास में फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसे करते हैं कि अपन मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद में अपन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूले देख लीजिए। देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स की पावर एन है, ई की पावर माइनस एल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स है। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास एन की वैल्यू मतलब ये मान लीजिए एक्स की पावर 1 हो, एक्स की पावर 2 हो, एक्स की पावर 3 हो। ठीक है, e की पावर माइनस एल्फा एक्स की पावर एन ये कुछ भी हो, यदि मान लीजिए देखिए इसको पहले अपन लिखेंगे 2 0 टू इंफिनिटी एक्स
एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स इफ इवन फंक्शन, ठीक है। अब इवन फंक्शन कौन सा होगा, एक्स की पावर, यहाँ पे ये इवन होगा, ठीक है, जैसे x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 4 ऐसा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। और यदि मान लीजिए इफ ओड, यदि ओड फंक्शन हुआ तो क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 0। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर x e की पावर माइनस एल्फा x की पावर n dx 0 टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0। यदि यहाँ पे ये x हो, x की पावर क्यूब हो, x की पावर 5 हो, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो तब, ये 0 टू इंफिनिटी हो तब चेक नहीं करना है, ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो तो x की पावर क्या है, इवन है कि ओड है। यदि इवन है तो 2 0 टू इंफिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस एल्फा x की पावर n, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 0 टू इंफिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस एल्फा x की पावर n dx, ठीक है। अब देखिए इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई n, ठीक है, 1 बाई n, x की पावर है 1 बाई n, ठीक है। गामा फंक्शन n प्लस 1 बाई n डिवाइड बाई एल्फा, ये एल्फा, ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, एल्फा की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई, ठीक है, चेक कर लेता हूँ 1 बाई एन एन प्लस 1 बाई एन बटा एल्फा की पावर n प्लस 1 बाई एन, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको बोलते हैं अपन गामा फंक्शन, ठीक है। अब देखिए कि मान लीजिए यदि कोई n है तो इसको यदि अपन फैक्टोरियल में लिखेंगे तो लिखेंगे अपन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यदि ये मान लीजिए है n प्लस 1 तो इसको लिखेंगे अपन n फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि मान लीजिए अपने पास में हो ये 7/2, ठीक है, तो 7/2 का गामा फंक्शन, इसको अपन कैसे लिखेंगे 5/2, 3/2, 1/2 और ये 1/2, ठीक, ऐसे लिखेंगे इसको। देखिए 1/2 क्या होता है, 1/2 का गामा फंक्शन होता है रूट पाई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे हो 3/2 का गामा फंक्शन, ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे 1/2 और 1/2, तो 1/2 रूट पाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए ये हो 5/2, ये हो जाएगा 3/2 1/2 और ये 1/2, 3/2 1/2 रूट पाई, ऐसे ऐसे हम 5/2 3/2 1/2 गामा फंक्शन 1/2, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, ये अपने पास में कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी चीजें अपनी बातें आप याद रखना, इसके बारे में अब जो कल लेक्चर बनाऊंगा वो मैं और भी अच्छे से बनाने का ट्राई करूंगा पूरा पूरा। बस 2-4 दिन की है ये लेक्चर में, एक बार मैं हेमिचर हो जाऊंगा तो उसके बाद में आपको मैं पूरी केमिस्ट्री यहीं पे पढ़ा दूंगा आराम से, ठीक है। ठीक है, और ये अपन याद रखना कि ये होता है कैट वेक्टर, ये होता है ग्राफ वेक्टर, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। साई स्टार साई इसकी वैल्यू होती है 1 और स्पेस के अंदर, ठीक है। और अपन कल का लेक्चर बनाएंगे। धन्यवाद।